मृगनयनी। वृंदावनलाल वर्मा। भाग 17। अटल को ग्वालियर गए 8 दिन के लगभग हो गए थे। 2 दिन से निन्नी और लाखी को कुछ चिता रहने लगी थी। दिन में वे नटों के डेरे पर या आखेट के लिए जंगल में रहती थीं। संध्या के पहले घर आ जाती थीं। डोरों की देखभाल की, भोजन बनाया खाया और रात में ज्वार को रखाने के लिए मचान पर पहुंच जाती। इन दिनों रस्से पर चलने का लाखी ने इतना अभ्यास कर लिया था कि पोटा नट को हंसी आती थी। सुल्तान का नाम लेकर पिल्ली और नायकिन ने मालवा की राजधानी मांडू के महलों, नगर, दुकानों, संपत्ति और तड़क भड़क की उन दोनों के मन पर धाक बिठाने में कसर नहीं लगाई। इस बीच में निन्नी और लाखी को जंगल में कोई ऐसा जानवर नहीं मिला जिसको देकर नटों से वे कोई सामान लेती। मुफ्त में वे कुछ लेना नहीं चाहती थीं। दोनों संध्या के पहले ही उस दिन घर आ गई। डोरों को बांधने और चारे का प्रबंध कर रही थीं कि अटल आ गया। वो हाथ में बर्छी लिए था, पीठ पर तरकस में लोहे के कुछ तीर, नए मोटे गहरे लाल रंग के कपड़े की छोटी सी पोटली को दूसरी बर्छी पर कंधे से टांगे था। भारी भरकम चौंचदार जूतों पर धूल, पैर धुले हुए, चेहरा धुला तपा हुआ, आंखों में प्रसन्नतापूर्ण मुक्तता, जैसे किसी बड़े समाचार को सुनने के लिए व्यग्र हो। आंगन की एक तरफ उसने एक रस्से को 2-2 लकड़ियों के गुणाकारों पर बंधा हुआ तना पाया तो आश्चर्य हुआ। आह्लाद के स्वर में पुकार लगाई, कहाँ हो रही? लाखी ने कहा, आई। निन्नी बोली, भैया। दोनों मुस्कराती हुई आई। अटल ने तपाक के साथ हाथ वाली बर्छी को पैंदी के बल आंगन में गाड़ दिया और एक हाथ में कंधे वाली पोटली को ले लिया, दूसरे में दूसरी बर्छी को। तने हुए रस्से की ओर देखकर हंसते हुए कहा, ये क्या खेल है? खेल तो है ही, निन्नी बोली, बताऊंगी। पहले ये कहो कि इतने दिन कहाँ लगा दिए? बहुत चिंता रही। लाखी हर्ष को नहीं छिपा पा रही थी। अटल ने पैर फैलाए, अरे बड़े बड़े समाचार हैं, थोड़ी देर में सुनाऊंगा। दोपहर का रखा है खाने को कुछ, या सेंत मेंत बतला दूं? अटल पालथी मारकर बैठ गया। चुप्पी साध ली। निन्नी ने उसके हाथ से बर्छी छीन ली। लाखी ने गढ़ी हुई बर्छी को उखाड़ लिया। निन्नी ने आदेश दिया, खोल लो लाखी इनकी पीठ पर से तरकस, फिर मैं देखती हूं इनकी पोटली को। इसी में है इनके बड़े बड़े समाचार जिनकी ठसक के मारे मौनी बाबा बनकर बैठ गए हैं। झूठ मूठ का विरोध करते हुए अटल बोला, पहले खाना, पहले खाना, पहले खाना। तब तीर, तरकस और पोटली, अरे रे रे, सब छीन लिया, सब लूट लिया। वे दोनों विनोद में डूबने उत्तर आने लगीं। पोटली झटपट खोली। उसमें एक मोटी लाल धोती और 2 चोलियों के मोटी छींट के टुकड़े निकले। उन्हीं में चांदी की एक पतली हंसुली और चांदी के 2 छलने। तरकस को लाखी ने कंधे पर चढ़ा लिया और बर्छी को हाथ में लिए बड़े चाव के साथ देखने लगी। निन्नी ने अपने गले में हंसुली डाल ली, एक छल्ले को उंगली में डाल लिया और दूसरे को लाखी की उंगली में पहना दिया। छल्ला लाखी की उंगली में ढीला बैठा, परंतु वो अपनी बर्छी और लोहे के तीरों पर उस समय अधिक ध्यान दिए थी। निन्नी ने कहा, खाना दोपहर का नहीं बचा, होता भी तो न देती। चावल और गुड़ खिलावेंगी, बढ़िया और चांदी से होड़ लगाने वाला बढ़िया गुड़। अटल ने चुप्पी को तुरंत समाप्त किया, गुड़ और चावल कहां से आ गए? वे दोनों हंस पड़ी। निन्नी बोली, तुम्हारे समाचारों से भी बड़ा समाचार है, बताओ बताओ। अटल उत्सुकता के मारे चीख पड़ा। निन्नी ने कहा, पहले तुम ये मानो भैया कि तुम्हारे सब समाचार इतने ही थे और अब तुम्हारी गांठ में कहने को कुछ नहीं है, फिर हम बताएंगी। मेरी गांठ में बहुत बहुत समाचार हैं। अटल बोला, नहीं तो 8 दिन काहे में लगा दिए? पहला बड़ा समाचार तो ये है कि पुजारी बाबा राजा से मिले थे। राजा ने उनको पक्का वचन दिया है कि वे शीघ्र शिकार खेलने राई आएंगे। और नहीं बताता। पहले तुम बताओ कि चावल और गुड़ कहां से आ गए यहां, और ये रस्सा क्यों तान रखा है? निन्नी ने अनखा कर कहा, राजा लोगों के बचनों का क्या? उन्होंने कई बार पुजारी बाबा से कहा कि आएंगे और नहीं आए। राजा के बचन कच्चे। छोटों की बात बड़ी होती है और बड़ों की छोटी। आ भी गए तो मेरा लक्ष्यवेध देखकर कौन राय का गांव जागीर में लगा जाएंगे। और कोई समाचार? अटल जिस बात के कहने को उकता रहा था और रुक रुक जाता था, बोला, वहां लाखी की सूरत से मिलती जुलती एक लड़की देखी और मैं कई बार चक्कर में पड़ गया। चिंता हुई, ये ग्वालियर में कैसे और कब आ गई। एक बार पूछ भी बैठा तो हंसाई हो गई। लाखी ने मुस्कुराकर मुंह फेर लिया और हंसी को रोकने के लिए मुंह दबा लिया। निन्नी ठहाका मारकर हंस पड़ी। हंसी को रोककर लाखी का कंधा झंझोड़ा। वो भी हंस पड़ी। निन्नी ने लाखी की ओर देखते हुए कहा, कोई उल्टी पुल्टी बात तो नहीं कर बैठे थे उससे? लाखी आंगन के एक कोने में भाग गई। अटल बोला, अरे हिष्ट, क्या पागल हूं? इस पर वे दोनों और भी हंसी। निन्नी ने पूछा, भ्रम टूटा कैसे? अटल ने झेप को हंसी में घोलते हुए कहा, वो नाचने गाने वाली और चितरिन निकली। ऐसे भूले भैया तुम? लाखी धीमे स्वर में बोली, अरे अब रहने भी दो, क्यों बात को बढ़ा रही हो? और कुछ पूछो। निन्नी ने बताया, यहां डांग में कुछ नट आए हैं, अधफर रस्से पर एक नट नाचता है। उसकी ये नकल लाखी ने आंगन में उतार डाली है। किसी दिन ये उस नट को इस खेल में पछाड़ेगी। नटों के पास बहुत अच्छे चावल है और गुड़ भी। एक शिकार का एक जानवर हमने उनको दिया, चावल और गुड़ उनसे ले लिया। उनके पास अनमोल कपड़े भी हैं, मुझको तो अच्छे नहीं लगे। एक बड़े जानवर का सुभीता लग गया तो एक ओढ़नी लाखी के लिए ले लूंगी।
तुम अपने लिए नहीं लोगी तो मैं क्यों लेने लगी? लाखी ने आक्षेप किया। हाँ ना, कुछ ही है तुम्हारा ये समाचार। अटल ने अपने समाचार को महत्व देने के लिए कहा। ग्वालियर में बड़े बड़े मेले लगे। लक्ष्यवेध का काम किले में अपनी आंखों से देखा। रस्सी से लटकती हांडी में पानी पर तैरते हुए काठ के छोटे से खिलौने को बेधने के लिए हजारों ने बड़ी बड़ी सांस साध कर तीर चलाए। हांडियां तो बहुत तेरे के तीरों से फूटी, परंतु खिलौने का वेद केवल राजा मानसी ने कर पाया, सो केवल एक बार। किले में फिर गाने बजाने का मेला जुड़ा। ग्वालियर में दूर दूर से जन आए थे इसको देखने के लिए। मैं भी गया। 2-3 दिन गया। चंदेरी का कोई बड़ा गवैया आया था, उसके साथ वो लड़की थी। वे दोनों बहुत बहुत गाते थे और बीन बजाते थे। समझ में तो नहीं आया, पर बहुत लोगों को सिर हिलाते देखा, सो अच्छा ही गाया बजाया होगा। फिर हंसकर बोला, निन्नी, तुम्हारा गाना उन लोगों के सामने टीटी सा जान पड़ेगा। मैंने क्या कहीं सीखा है? सीख लूं तो देखूं उस गवैया को, निन्नी ने तिनक कर कहा। लाखी के प्रति मुंह फेरकर अटल कहता गया, ये समाचार तुम सुन लो। हमारी जाति का एक अच्छा घर ग्वालियर में है। 2 भैंसे, 1 जोड़ी बैल, 4 गायें, 4-5 बछड़े, बड़ा मकान और 1 कुएं की खेती है। लड़का होनहार है, ढोरों चराता है और खेती करता है। घर भरा है, माँ बाप, भाई बहनें हैं। मैं उस लड़के के साथ निन्नी की सगाई करना चाहता हूँ। चर्चा कर आया हूँ, परंतु बात पक्की नहीं की है। सोचा पहले अपने घर पर बात को मथ लूं तब पक्की करूं। हमको कुछ देना नहीं पड़ेगा, देना भी पड़ा तो धान वाला खेत बेच दूंगा। वे लोग निन्नी के पैरों के लिए चांदी के कड़े तक देंगे। बर्छी को वहीं छोड़कर निन्नी घर में चली गई। उसने वहीं से लाखी को बुलाया। बातें सब हो चुकी हैं, खाना बनाने आओ यहाँ। लाखी ने उसके पास आकर तीर और बर्छी को एक ओर रख दिया। चूल्हे को साफ करते हुए निन्नी बोली, भैया से कहना कि सगाई की चर्चा को आगे न बढ़ावे, मैं ब्याह नहीं करूंगी। उस नटिनी ने हाथ देखा था, पर वो ब्राह्मण तो है नहीं। लाखी ने धीरे से कहा, पागल हो गई हो क्या? मैं ब्याह नहीं करूंगी। तुम लोगों का सुख देख देख कर ही सुख मनाऊंगी। तुम लोगों को नहीं छोड़ सकती। घर अच्छा है, बड़े नगर में है। कह दिया कि मर भले ही जाऊं, परंतु वहां नहीं करूंगी। कह दो भैया से। तुम नहीं कहोगी तो किसी से कहलवा दूंगी। गांव वाले क्या कहेंगे? जब तुम्हारे लिए मुझको या भैया को गांव वालों का डर नहीं है तो मेरे ही संबंध में क्यों होना चाहिए? अच्छा, अभी कह देती हूं। हाँ, मेरी लाखी। निन्नी का स्वर कांप रहा था। अटल ने बातचीत का कुछ अंश तो सुन लिया था। लाखी ने पूरी वार्ता सुना दी। अटल सनसा रह गया। कुछ क्षण चुप रहा। थोड़ी देर बाद बोला, अच्छा ठीक है, मैंने उचित ही किया। जो बात पक्की नहीं की, और कहीं देखा जाएगा, खोज में रहूंगा। उसने निन्नी को बुलाया। इधर उधर दृष्टि डालती हुई आई और उसकी बगल में खड़ी हो गई। बेटी, तेरे मन से उल्टा पुल्टा कभी कुछ नहीं करूंगा। उठा ले जा अपनी ये बर्छी, कल से कर इसका अभ्यास। देखूं अरने को कैसे फोड़ती है इससे तू। अटल ने कहा। निन्नी ने हंसकर बर्छी को उठा लिया। लाखी को धकियाती हुई खाना बनाने के लिए रसोई घर में ले गई। वहीं से बोली, इनके हाथ का बनाया खाना मैं खा चुकी हूं, आज तुमको भी खाना पड़ेगा। अच्छा लाल। अंतिम स्वर को लंबा करते हुए अटल ने हामी भरी।